ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से भी ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं, जिनमें से मैक्सिमम रॉकेट्स को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया है। ईरान के इतिहास में यह पहली बार है कि ईरान खुलकर इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि ईरान को 300 से भी ज्यादा रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दागने पड़े? और अब जब वॉर एस्केलेट होगी तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर से इजराइल का मदद करेगी? और क्या ईरान को रशिया बैकअप देगा? क्या ये वॉर जो दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है वो वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है? और क्या ये वॉर एक न्यूक्लियर वॉर होने वाला है? आइए इन सब चीजों के बारे में मैं बताता हूं आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज जो आप इजराइल और ईरान के बारे में न्यूज़ में देखते हैं, कैसे ये दो देश एक दूसरे से लड़ने लग रहे हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि यही दो देश एक समय पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1948 में अरब इजराइल वॉर के बाद इजराइल को इंडिपेंडेंस मिली थी और इजराइल इसी वॉर के बाद एक फ्री कंट्री, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। इजराइल के इंसेप्शन के बाद से ही इजराइल पूरे दुनिया का एक लौता जूइश मेजोरिटी वाला स्टेट है। अब इजराइल एक ऐसे इलाके में है, एक ऐसे नेबरहुड में है जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स हैं। तो वहां पे बाकी सारी जो कंट्रीज है इजराइल के अगल बगल, वो इजराइल के इंसेप्शन के समय से ही इजराइल को एक वेस्टर्न कंट्री मानती है। लेकिन ईरान वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जो कि इजराइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान रही थी, यानी कि उसको एक कंट्री का दर्जा दे रही थी। ईरान और इजराइल में संबंध इतने अच्छे थे कि एक समय पे ईरान इजराइल को क्रूड ऑयल सप्लाई किया करता था और ये दो देश मिलकर पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल सप्लाई किया करते थे। लेकिन फिर 1979 में ईरान में एक ऐसा रेवोल्यूशन होता है जो कि पूरे पिक्चर को बदल देने वाला था। 1979 में ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन होता है। इस रेवोल्यूशन से पहले यहाँ पे शाह रिजीम था। ईरान में रजा शाह की सरकार हुआ करती थी और जो शाह थे वो थोड़े से मॉडर्न थे और वो ईरान को मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ा रहे थे। बहुत ही तेजी से ईरान में डेवलपमेंट आ रहा था। ईरान में नए नए वाटर पार्क्स खोले जाने लगे थे। ईरान में लड़कियों को छूट दिया जा रहा था। हिजाब पहनना जो पहले कंपलसरी था, वो सरकार अब बोलने लग रही थी कि आप पहनना चाहो तो पहनो, ना पहनना चाहो तो ना पहनो। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान एक लिबरल स्टेट बनते जा रहा था और इस गवर्नमेंट को पूरा का पूरा वेस्टर्न सपोर्ट मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पे 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन होता है और वो पूरा का पूरा गेम बदल देता है। खोमेनी इस ईरानियन रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे और वो चाहते थे कि ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। नवंबर 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है और शाह रिजीम ईरान से हट जाती है। इसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे ड्राफ्ट किया जाता है जहां पे खोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। इसके बाद से वो वहां के पॉलिसीज में, ईरान के पॉलिसीज में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। उन बदलावों में से एक सबसे बड़ा बदलाव ये भी था कि अब ईरान इजराइल को एक कंट्री नहीं मानता था। खोमेनी जो राज करने लगा था ईरान में, वो धीरे धीरे ईरानी लोगों के अंदर एंटी सेमिटिज्म की भावना पहुंचाने लगा। एंटी सेमिटिज्म बेसिकली वो भावना होती है जो कि ज्यूस लोगों की तरफ हेट फैलाती है। अब इस चीज के लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स बनाए जाने लगे और आपको जान के हैरानी होगी कि आज के दिन भी ईरान में एक चौराहा है जहां पे एक क्लॉक है जो कि 2040 तक काउंटडाउन कर रहा है और इस क्लॉक के ऊपर लिखा हुआ है कि इस 2040 तक काउंटडाउन के बाद इजराइल दुनिया के मैप से गायब हो जाएगा। फेमसली इस चौक का नाम, इस चौराहे का नाम पैलेस्टीनियन स्क्वायर है और यहाँ पे हर अगले दिन प्रोटेस्ट भी होते हैं क्योंकि ईरान पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करता है। ईरान इजराइल को इसलिए भी हेट करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो इजराइल को एक वेस्टर्न कंट्री मानता था। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक मेजोरिटी मुस्लिम एरिया में ईरान का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे एक वेस्टर्न कंट्री था ही इजराइल शुरू से और इस चीज से प्रॉपर नफरत करने लगे थे ईरान के ऑफिशियल्स। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय ईरान के ऑफिशियल्स इजराइल का नाम भी नहीं लिया करते थे अपने मुंह से और सालों तक बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने मुंह से इजराइल का नाम लेने को मना कर दिया था। देखिए, अब ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन तो बन चुके थे, लेकिन 13 अप्रैल 2024 से पहले ईरान ने डायरेक्टली कभी भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया था। तो ऐसा हो क्या गया कि ईरान को इतना बड़ा हमला इजराइल के ऊपर करना पड़ा?
बात की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2024 से। सीरिया में ईरान का एक कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट यानी कि एक एम्बेसी है, वहां पे इजराइल ने बॉम्ब गिरा दिया था। अब इस बॉम्ब गिराने के बाद उनकी एम्बेसी में 5 ऑफिसर और 2 जनरल मारे गए थे। अब किसी और देश में अपनी एम्बेसी होना बेसिकली वही होता है कि अपना सॉइल उस देश में होना, यानी कि सीरिया में ईरान के सॉइल पर इजराइल ने हमला किया था, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ईरान पे ही इजराइल ने हमला किया था। इसी चीज को रिटालिएट करते हुए ईरान ने 300 से भी ज्यादा रॉकेट्स 13 अप्रैल को इजराइल की तरफ छोड़ दिए थे। अब बोल तो मैं ये रहा हूं कि ईरान कभी भी डायरेक्टली इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में ऐसे बहुत सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान के जो कि इजराइल के ऊपर हमला करते रहते हैं। ग्रुप्स जैसे कि इस्लामिक जिहाद जो कि वेस्ट बैंक और गाजा में है, हजबुल्ला जो कि लेबनान में है, हुथीज जो कि यमन में हैं, सीरियन आर्म्ड फोर्सेस और ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। रेड सी से जितने भी शिप्स आते हैं इजराइल की तरफ से, ये जो यूथीस हैं उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और ये आज से नहीं, ये सालों से होता हुआ आ रहा है। और इन सारे ग्रुप्स को फंड कौन करता है? ईरान। बेसिकली ईरान ने इसीलिए रिटालिएट किया क्योंकि इजराइल ने उसके सॉइल के ऊपर हमला किया था। अब इस ऑपरेशन को, जिसमें 300 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए गए, उसे वो कह रहे थे ट्रू प्रॉमिस। अब 330-331 रॉकेट्स थे, जिसमें से कुछ रॉकेट्स ही इजराइल के ऊपर गिरते हैं, क्योंकि बाकी सारे रॉकेट्स तो इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है वो तबाह कर देती है। इजराइल के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम है जिसे हम आयरन डोम कहते हैं। अब ये आयरन डोम बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, क्योंकि ये मेजॉरिटी मिसाइल्स को जो कि एक रेंज में होती है उसको पूरा का पूरा तबाह कर देता है। यानी इजराइल आज के दिन सच में एक आयरन डोम है। अब कई मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स ये बोलने लग रहे हैं कि ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर उनके जो आम आदमी है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच नहीं है, क्योंकि वो आर्मी और मिलिट्री बेसिस पे ही अपनी मिसाइल छोड़ा था। अब क्योंकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इन सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि आम जनता की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर ही रॉकेट्स गिरने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच नहीं था। ईरान ने जो रिटालिएट किया है, बहुत सारे लोग इसे लीगल भी मान रहे हैं, लेकिन जो इजराइल ने ईरान के ऊपर किया था वो इंटरनेशनल लॉ ब्रेक करने जैसा था। और ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर 52 के हिसाब से ही ईरान के ऊपर रिटालिएट किया था। उस चार्टर में यह कहा जाता है कि अगर आपके सोवरेनिटी पर कोई भी दाग पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप रिटालिएट कर सकते हैं, और वैसा ही किया ईरान ने। अब इजराइल तो एक छोटा सा देश है, वो क्यों ईरान के सामने इतना उछल रहा है? बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो 1400 से भी ज्यादा लोग इजराइल में मारे गए थे और 400 से भी ज्यादा लोगों को अबडक्ट कर लिया था हमास ने। अब इसके बाद यूएस ने पूरा का पूरा अपना सपोर्ट दिखाया था इजराइल की तरफ, और उन्हें बोला था कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अब इसके बाद हुआ क्या है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। गाजा स्ट्रिप में बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए गए हैं अभी तक, और 1400 लोग को हमास ने मारा था। उसका बदला लेने के लिए अभी तक इजराइल ने 33,000 लोगों को गाजा स्ट्रिप में मार दिया है। 33,000 आम आदमियों को गाजा स्ट्रिप ने मार दिया है, और ये सब कुछ यूएस के सपोर्ट की वजह से। इसी यूएस के सपोर्ट की वजह से जगह जगह पर इजराइल हमला भी करता है, और आने वाले ईरान इजराइल वॉर में कहीं ना कहीं इजराइल सोच रहा है कि यूएस उनका पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन कुछ ही दिन पहले जो बाइडेन ने, जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने बोल दिया है कि हम इजराइल का किसी भी तरह के ऑफेंसिव में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन डिफेंस करने के लिए हम जरूर सपोर्ट कर सकते हैं उनका। अब जानने वाली बात यह है कि इजराइल और यूएस एक तरफ बहुत बड़े एलाई बन गए हैं, और दूसरी तरफ ईरान और रशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलाई है। पास्ट में रशिया ने ईरान को बहुत सारे इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं, और कहीं ना कहीं रशिया ईरान का सपोर्ट करते हुए आगे जाके दिख सकती है। अब लोग बोल रहे हैं कि ये वॉर एक न्यूक्लियर वॉर बन सकता है, लेकिन अगर हम ऑन पेपर देखें तो ना ही ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है और ना ही इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो क्यों लोग बोल रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियर वॉर बन सकता है? देखिए, बात यह है कि ईरान बहुत पहले से ही न्यूक्लियर वेपन बना सकता था, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और बहुत सारे देशों ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे थे, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाया करता था। और 2020 के बाद से ये सारे सैंक्शंस हटा दिए गए थे। अब इसके बाद कहीं ना कहीं ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लग रहा था, और इजराइल पूरे दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है उनको फिर से अर्ज करने लग रहा था कि ये होने से हमें रोकना है, यानी कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से हमें रोकना है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है ईरान, न्यूक्लियर वेपन ईरान बना लेता है, तो उसका टेस्टिंग कहीं वो इजराइल के ऊपर ना कर ले। इस चीज से इजराइल शुरू से ही डरता है। अब इस चीज
इसको रोकने के लिए, यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने से ईरान को रोकने के लिए इजराइल ने बहुत सारे अटैक्स भी करवाए हैं। फेमसली बहुत सारे हाई ग्रेड, बहुत सारे ऊंचे स्तर के साइंटिस्ट्स को ईरान में मार दिया गया था और इन सब चीजों के पीछे इजराइल था। नतांज एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान में, जहां पे इजराइल ने एक बॉम्ब फोड़ दिया था और इस बॉम्ब के फटने के वजह से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ईरान का वो 2 साल पीछे चला गया था। ऐसे ही इजराइल भी बार बार बोलता आया है कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन इजराइल बहुत ज्यादा केपेबल है कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि ये जो वॉर है वो किसी भी दिन एक न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है। अब ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया है, बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि ईरान ने इसीलिए हमला किया है क्योंकि उनके कॉन्सुलेट पे हमला किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लड़ाई पावर की भी है। मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा पावर है ईरान, लेकिन अभी भी वो सबसे बड़ा पावर नहीं है। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक लड़ाई चलती है, कोल्ड वॉर सा चलता है और मिडिल ईस्ट में ये दोनों ही देश बहुत ही ताकतवर हैं। तो कहीं ना कहीं लड़ाई यहाँ पे पावर की भी है कि यूएई में सबसे पावरफुल देश कौन बन सकता है। देखिए, इंसानियत के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि इस वॉर को यहाँ पे रोक दिया जाए और ईरान भी अपने मैसेज में यही लिखा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कि हमारे तरफ से और कुछ भी नहीं किया जाएगा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रिटालिएट करना चाह रहे थे, लेकिन अगर इजराइल कुछ और कदम लेता है तो हम इससे भी बड़ा जवाब इजराइल को देंगे। और उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि यूएस को इससे अलग रहना चाहिए, इससे बाहर ही रहेंगे तो यूएस के लिए सही रहेगा। और मेरे हिसाब से भी यूएस अगर इससे बाहर रहेगा तो यूएस के लोग और बाकी सारे लोग जो वहां पे रहते हैं उनके लिए भी ये सही रहेगा। यानी कि इस वॉर को कहीं ना कहीं हमें एस्केलेट होने से बचाना है। अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यूएस इजराइल का सपोर्ट करने लगेगा वॉर में ईरान के अगेंस्ट, तो रशिया ईरान का सपोर्ट करने लगेगा इजराइल के अगेंस्ट, और ऐसे ही ऐसे करके धीरे धीरे दुनिया के सारे कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे और इस वॉर में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, जिसके वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। और इसके चांसेस इस वॉर में बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं क्योंकि इजराइल बैकआउट नहीं करना चाहता है। इजराइल के ऊपर हमला किया गया है तो वो ये बोल रहा है कि हम भी अब रिटालिएट करेंगे, जबकि ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने पहले ईरान के ऊपर हमला किया था। बहुत दिनों से ये एक पैटर्न सा बन चुका है। इजराइल बोलता है कि हमारे ऊपर पहले हमला हुआ है इसलिए हम रिटालिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 33,000 से भी ज्यादा लोगों को इजराइल ने गाजा स्ट्रिप में मार दिया है और अभी भी 100 से भी ज्यादा हॉस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं। कितनी आगे बढ़ेगी लड़ाई, दुनिया में इससे क्या प्रभाव होगा? दुनिया में इससे सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाएंगे। ईरान एक मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल का, पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करता है वो ऑयल, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि इस सारे रेट हमें आसमान छूते हुए दिखेंगे। ये जो हमला किया था ईरान ने इजराइल के ऊपर, उसके बाद इजराइल ने पूरे दुनिया के सारे जो मेजर कंट्रीज हैं उनसे हेल्प मांगी है। बोला है कि ईरान के ऊपर फिर से बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत को भी उसने टैग किया था, तो देखते हैं आगे कितने सैंक्शंस लगेंगे ईरान के ऊपर और क्या इजराइल को सपोर्ट करना बंद करेगा यूएस और अपने हाथों में खून लगाना बंद करेगा यूएस। देखिए, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।